हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में इन्वेंट्री कंट्रोल्स की कुछ इंपॉर्टेंट टेक्निक्स को डिस्कस करेंगे। देखिए, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स में इन्वेंट्रीज बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, क्योंकि पूरी मैन्युफैक्चरिंग किस पर डिपेंड करती है? आपकी इन्वेंट्रीज पे, आपके स्टॉक्स पर डिपेंड करती है। अगर आपके पास सही क्वांटिटी में स्टॉक अवेलेबल नहीं होगा तो आपकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस सही तरीके से कंप्लीट नहीं हो पाएगी और प्रोडक्शन पर एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा, जिससे आपके प्रोडक्ट्स नहीं तैयार होंगे, सेल्स नहीं होगी, तो मतलब पूरी तरीके से बिज़नेस कंसर्न आपकी इफ़ेक्ट हो जाएगी। तो इसी वजह से ये ज़रूरी है कि आपके पास जो आपके स्टॉक्स हैं वो सही तरीके से मेंटेन हो और मैनेज हो। इन्हीं चीज़ों को ध्यान देते हुए इन्वेंट्री मैनेजमेंट टेक्निक्स या इन्वेंट्री कंट्रोल टेक्निक्स के बारे में बात की जाती है कि स्टॉक्स को मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जहाँ पे हमने ये देखा कि कुछ क्वांटिटीज़, कैसे क्वांटिटीज़ को ऑर्डर करना चाहिए, इन्वेंट्रीज़ का क्या लेवल होना चाहिए, ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं। वहीं पे ये भी बताया जाता है कि इन्वेंट्रीज़ को कैसे संभाल के रखना चाहिए। तो इन स्टॉक्स को संभालने के लिए अलग अलग टेक्निक्स दी गई जो आपको ये बताती हैं कि आप स्टॉक्स को कैसे कंट्रोल करें। इसके लिए ये ज़रूरी है कि आप ये समझें कि आपकी कंपनी के लिए, आपके प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए कौन सा स्टॉक किस हद तक इम्पॉर्टेंट है, उनके बेसिस पे आप उनको कंट्रोल करिए। तो जैसे हमें पता है कि बहुत सारे स्टॉक है, पर ये वाले स्टॉक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम क्या करेंगे, अपना कंट्रोल ज़्यादातर किस पे लगाएंगे? उस स्टॉक पर जो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। बाकी थोड़े लूज़ हो जाएँ, बाकी पर थोड़ा ध्यान ना जाए चलेगा, पर ये जो इंपॉर्टेंट है उस पर ज़्यादा ध्यान जाना चाहिए। तो इसका मतलब हमें इन्वेंट्रीज़ को जब मेनटेन करना है, इन्वेंट्रीज़ को जब कंट्रोल करना है, तो उसके लिए हमें ज़रूरी है कि हमें ये पता हो कि कौन सी इन्वेंट्री किस तरह से इम्पॉर्टेंट है, राइट। इन्हीं बातों को ध्यान देते हुए अलग अलग टेक्निक्स दी गई। अलग अलग टेक्निक्स ने अलग अलग तरीके बताए जिसके बेसिस पे आप अपने इन्वेंट्रीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट टेक्निक्स हैं जो हम डिस्कस कर रहे हैं। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे ABC मेथड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक है। तो ABC मेथड में क्या कहा जाता है? इसको ऑलवेज बेटर कंट्रोल मेथड कहते हैं। ABC का मतलब क्या हो गया? ऑलवेज बेटर कंट्रोल, राइट। अब ABC 3 कैटेगरी है बेसिकली, पर यहाँ पे इसका मीनिंग ये होता है, इसे और भी एक नाम से जानते हैं, जैसे प्रोपोर्शनल पार्ट वैल्यू मेथड। प्रोपोर्शनल पार्ट वैल्यू मतलब हर एक आप स्टॉक्स को प्रोपोर्शनेटली वैल्यू करेंगे कि कितनी वैल्यूएबल है, उस तरह से उसको डिवाइड कर देंगे और उसके हिसाब से उसको कंट्रोल करते हैं। इसीलिए इसको प्रोपोर्शनल पार्ट वैल्यू मेथड भी कहते हैं और ABC मेथड भी कहते हैं। तो बेसिकली ये जो मेथड होता है वो कंसंट्रेट किस चीज़ पे करता है? कुछ इंपॉर्टेंट आइटम्स पे, जिससे कि हम उसको अच्छे तरीके से कंट्रोल कर सकें। तो ये क्या कहता है कि इंपॉर्टेंट को कंट्रोल करो और एक्सेप्शंस को साइड करो। तो बेसिकली ये इन्हीं चीज़ों पर कंसंट्रेट करने वाला है। ये पूरी इन्वेंट्रीज़ को बाइफरकेट कर देगा कि क्या इंपॉर्टेंट और क्या कम इम्पॉर्टेंट है, और उनके बेसिस पे उस पर कंट्रोल लगाता है। तो ये क्या करते हैं, आपके पास जितने भी स्टॉक्स हैं, जो भी मटेरियल आपके पास है, उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर देंगे, A, B, C, राइट। अब A और B, C का अपना अपना मतलब होता है। जैसे A का मतलब क्या हो जाता है आपका, तो जो ग्रुप A में ये लोग मटेरियल रखेंगे वो क्या होगा, ये कॉस्टली आइटम्स होंगे, जो कि 10 to 20% ऑफ टोटल आइटम्स होंगे। मतलब जो पूरे मटीरियल होगा ना, टोटल मटीरियल आपके पास जो होगा आपकी कंपनी में, उन टोटल मटीरियल में अगर इनके नंबर्स या इनकी क्वान्टिटी की बात करें तो सिर्फ ये 10 या 20% के होंगे। लेकिन जब इनकी वैल्यू की बात करें कि इसकी वैल्यू कितनी की है, तो वो अबाउट 50% या मोर देन 50% की होते हैं, ठीक है। उन्हें उस तरह के आइटम्स को हम ग्रुप A में रखते हैं। सपोज़ करिए कि जैसे अगर एक गोल्ड स्मिथ की शॉप है, तो गोल्ड स्मिथ की शॉप पे आपके पास डायमंड भी है, गोल्ड भी है और अदर मेटल्स भी रखे गए हैं, राइट। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, हमारे पास जितने भी स्टॉक रखे गए हैं उसमें जो गोल्ड है, गोल्ड की क्वांटिटी क्या होगी, बहुत कम होगी। हमारे पास बहुत कम क्वांटिटी में, 10 पूरे स्टॉक को देख लेंगे तो 10 to 20% होगी। लेकिन अगर पूरे टोटल स्टॉक में इसकी वैल्यू देखेंगे तो इसकी वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। तो इस डायमंड को हम किस कैटेगरी में रख देंगे? ग्रुप A की कैटेगरी में रख देंगे, राइट। इसी तरह इस तरह की जो हमारी ग्रुप A की कैटेगरी होगी उस पर हमें क्या करना होगा, बहुत स्ट्रिक्ट कंट्रोल होगा, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डायमंड है, इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, पूरे स्टॉक में सबसे ज़्यादा इसकी वैल्यू है और क्वांटिटी कम है, तो इस पर कंट्रोल अच्छे से लगाया जा सकता है, राइट। अब इसकी बात करते हैं ग्रुप B की। तो ग्रुप B में किस तरह के मटेरियल को रखा जाएगा, जो टोटल आइटम्स का 20 to 30% कवर कर रहा हो, लेकिन और जो टोटल वैल्यू है, मतलब पूरे स्टॉक की जो वैल्यू रखें उस वैल्यू का 30% हो। तो उस तरह की कैटेगरी के आइटम्स को हम ग्रुप B में डाल देंगे, ठीक है। इस तरह के आइटम्स पे हमारा मॉडरेट कंट्रोल रहेगा, मतलब बहुत स्ट्रिक्ट कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं, कंट्रोल रखने की ज़रूरत है, बहुत स्ट्रिक्ट नहीं, ठीक है। अब ग्रुप C में हम क्या रखेंगे, ऐसे आइटम्स को रखते हैं जो 70 to 80% कवर कर रहे हो, मतलब क्वांटिटी में सबसे ज़्यादा हों लेकिन वैल्यू में ये सबसे कम होता है। जैसे
अब लोहे हैं, आयरन है, ये सब क्या होते हैं, लोहे की रॉड्स वगैरह क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा हो जाते हैं ना, स्पेस ज़्यादा लेते हैं, क्वांटिटी में ज़्यादा होते हैं, लेकिन बात वैल्यू की करें तो इनकी वैल्यू कम हो जाती है। तो इस तरह के आइटम को हम कहाँ रख देंगे, ग्रुप सी में। मतलब पूरे मटेरियल को उनकी वैल्यू और उनकी क्वांटिटी के बेसिस पे हम क्लासीफाई कर दे रहे हैं। तो जो बहुत वैल्यूएबल होंगे और क्वांटिटी कम होगी उसको ग्रुप ए में डाल दीजिए, जो उससे कम वैल्यूएबल है, उससे कम क्वांटिटी, उसको ग्रुप बी में डाल दीजिए, और जो सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में है लेकिन उनकी वैल्यू कम है उसको ग्रुप सी में डाल देते हैं। तो इस तरह से हमने क्या कर दिया, इन्वेंट्री को मेंटेन कर लिया। अब ग्रुप सी वालों पे कंट्रोल ना भी है तो ठीक है, जैसे आप देखते हैं रेलवे वगैरह में, रेलवे की कंपनीज़ में जो रेलवे पटरीज़ वगैरह हैं वो बाहर पड़ी हैं रोड पे, मतलब सॉरी आपके रेलवे पटरीज़ पे पड़ी हैं, ट्रांसफार्मर्स वगैरह पड़े हैं तो पड़े हैं, ठीक है, क्योंकि वो क्या है, वो क्वान्टिटी में ज़्यादा हैं पर वैल्यूज़ उसके अकॉर्डिंग अगर टोटल उनके स्टॉक की वैल्यू में देखें तो उसकी वैल्यूज़ कम हो जाती हैं। इस तरीके से इस तरह से हम इनको ABC कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर लूज़ कंट्रोल रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट मेथड देखते हैं, दैट इज VED एनालिसिस मेथड। तो VED एनालिसिस मेथड क्या होता है, दिस टेक्निक इज आइडियली सूटेड टू स्पेयर पार्ट्स इन द इन्वेंट्री मैनेजमेंट लाइक ABC एनालिसिस। तो ये VED एनालिसिस भी इस तरह कहाँ पे यूजफुल होती है, जो स्पेयर पार्ट्स के होते हैं, जहाँ पे इन्वेंट्रीज में स्पेयर पार्ट्स वगैरह को रखा जाता है, उन जगहों के लिए ये टेक्निक यूजफुल होती है, जस्ट लाइक ABC एनालिसिस यूजफुल थी। तो यहाँ पे इन्वेंट्रीज को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं उसके यूज़ के बेसिस पे, कि इन्वेंट्रीज को कितना यूज़ किया जाता है उसके बेसिस पे। तो V क्या कहता है, V वाइटल होता है, E एसेंशियल होता है और D डिज़ायरेबल आइटम ऑफ इन्वेंट्रीज होता है। मतलब ये हम यहाँ पे जब क्लासीफाई करने वाले हैं कि कौन सी कैटेगरी में किसको रखें, तो हम ये देखने वाले हैं कि वो कितना यूज़फुल है। जो ज़्यादा यूज़फुल होगा उसको V में रख देंगे, उससे ज़्यादा फिर E में, और जो सबसे कम है जिसका होना ना होना ठीक है वो डिज़ायरेबल में रख देंगे। यहाँ पर हम डिटेल में देख लेते हैं इसको। तो जैसे V है, वाइटल आइटम ऑफ इन्वेंट्रीज, वाइटल मतलब बहुत ज़्यादा जिसका है, तो ये क्या होता है, ये रिक्वायर्ड फॉर रेगुलर प्रोडक्शन ऑफ प्रोसेस। तो इस तरह के आइटम्स की ज़रूरत क्यों है, क्योंकि अगर ये नहीं तो प्रोडक्शन प्रोसेस बिल्कुल बंद हो जाएगा, है ना। इसकी अगर इसकी अवेलेबिलिटी नहीं है तो स्टॉप हो जाएगा प्रोडक्शन प्रोसेस। तो ये रेगुलरली ज़रूरत है आपको प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए, इसको आप वाइटल में रख दीजिए। जैसे कि अगर मशीन है तो मेन मशीन इंपॉर्टेंट है, अगर मशीन ही नहीं रहेगी तो प्रोडक्शन किस पे करेंगे, तो ये क्या हो गया, हमारा वाइटल हो जाता है। फिर हम बात करते हैं इसेंशियल आइटम ऑफ इन्वेंट्रीज़ की। तो इसेंशियल आइटम्स कौन कौन से होते हैं, ये कंसीडर्स करते हैं प्रोडक्शन के लिए, ये ज़रूरी होते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस में। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर ये अवेलेबल नहीं है तो हम आपको प्रोडक्शन बिल्कुल बंद ही हो जाने वाला है। ये अगर अवेलेबल नहीं है तो प्रोडक्शन प्रोसेस क्या हो जाएगा आपका, थोड़े टाइम के लिए इफेक्ट होता है और बाद में मतलब आप उसको ले लेंगे तो काम हो जाएगा आपका। तो मतलब आप इसकी नॉन अवेलेबिलिटी से थोड़े टाइम के लिए आपको प्रोडक्शन प्रोसेस हैम्पर कर एडवर्स इफेक्ट में रहता है, अदरवाइज़ ठीक हो जाता है। तो ये क्या हो गया, इसेंशियल आइटम ऑफ इन्वेंट्रीज़ हो गया। डी बात क्या होता है, डिज़ायरेबल आइटम ऑफ इन्वेंट्रीज़। ये क्या कहता है आपसे कि डज़ नॉट अफेक्ट दी प्रोडक्शंस डायरेक्टली। तो ये प्रोडक्शन प्रोसेस में डायरेक्टली इफेक्ट तो नहीं करता है, और ये क्या करता है, प्रोडक्शन को फैसिलिटेट्स करता है, मतलब उसके होने से प्रोडक्शन और अच्छे से स्मूथली हो सकता है। तो इसको हम कह देते हैं डिज़ायरेबल। जैसे कि मान लीजिए ग्लू वगैरह हो गया, ऑयल वगैरह, ग्रीसिंग वगैरह हो गई, तो ये डिज़ायरेबल इन्वेंट्रीज़ हैं। अब ऐसा नहीं कि अगर ये नहीं है तो प्रोडक्शन बिल्कुल बंद हो जाने वाला है, लेकिन हाँ अगर ये होगा तो प्रोडक्शन बहुत स्मूथ होगा, राइट। अब जैसे वाइटल की अगर बात करते हैं, मान लीजिए आप वुडन फर्नीचर्स की कंपनी है और वुड ही आपके पास नहीं है, तो फर्नीचर कैसे बनेगा, तो ये कैसे, वुड क्या हो गया, वो वाइटल हो गया। अगर ये नहीं तो प्रोडक्शन बिल्कुल बंद हो गया। तो इस तरह से चीज़ों को क्लासीफाई किया जाएगा, किसके ज़्यादा यूज़ है, किसकी ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स है, ठीक है। नेक्स्ट मेथड हम देखते हैं SDE क्लासिफिकेशन। तो इस मेथड के थ्रू हम इन्वेंट्री को क्या करते हैं, इसको बाइफरकेट करेंगे हम इन्वेंट्री को, और कैसे करेंगे, यहाँ पे हम इसकी स्कैरसिटी मतलब सप्लाई के बेसिस पे करते हैं कि कौन सा मटेरियल जो इन्वेंट्रीज हमारे पास हैं उनकी सप्लाई कैसे है। तो जिस तरह से उसकी सप्लाई हमारे पास होगी उस तरह के इसको क्लासीफाई कर देंगे, राइट। जैसे S क्या हो गया, स्केयर्स, D क्या हो गया, डिफ़िकल्ट टू प्रोक्योर, और E क्या हो गया, ईजी टू प्रोक्योर। तो मतलब स्केयर्स आइटम्स हैं, बहुत कम सप्लाई अवेलेबल होती है तो उनको इस ग्रुप में डाल दीजिए। इनको संभाल के रख पाना डिफ़िकल्ट है तो इसको डिफ़िकल्ट टू प्रोक्योर D कैटेगरी में रख दीजिए। इनको प्रोक्योर कर पाना इजी है, रखना इजी है तो इनको इजी टू प्रोक्योर में रख दीजिए, E कैटेगरी में रख दीजिए। तो आप इसको सप्लाई के बेसिस पे, उसकी अवेलेबिलिटी के बेसिस पे क्लासीफाई करेंगे, राइट। तो जैसे विद दिस एनालिसिस स्केयर्स प्रोडक्ट आर यूजुअली इंपोर्टेड, टेक लॉन्गर टू अराइव एंड सप्लाई इज़ हार्डर टू कम।
तो यहाँ पे क्या हो जाता है, स्केयर्स में जैसे हमने रख दिया इंपोर्टेड आइटम्स को। क्यों? क्योंकि इंपोर्टेड आइटम्स को स्केयर्स इसलिए रख दिया क्योंकि इसकी सप्लाई बहुत ईजिली नहीं होगा, हमको बाहर से मंगाना पड़ेगा जिसमें बहुत टाइम लगेगा, बहुत प्रोसीजर लगेगा। तो इस तरह के आइटम्स को हम किस कैटेगरी में रख देंगे, स्केयर्स कैटेगरी में रख देंगे, राइट। तो इस तरीके से अलग अलग रीजंस के बेसिस पे हम इसको क्लासीफाई कर देते हैं। तो दिस टेक्निक ट्राइज टू हैंडल प्रॉब्लम फेस इन लीड टाइम एनालिसिस एंड परचेजिंग स्ट्रैटेजीज। तो इस तरह की जो टेक्निक होती है वो आपको हेल्प करती है आपके परचेज स्ट्रैटेजीज को इम्प्रूव करने के लिए, और लीड टाइम की जो प्रॉब्लम होती है, टाइम गैप की जो प्रॉब्लम होती है उसको हैंडल करने के लिए। तो जब आपने अलग अलग कैटेगरी बना दी, स्केयर्स बना दिया, आपको पता है कि ये इस तरह के आइटम्स को इंपोर्ट करना होता है, तो इनको बहुत संभालने की ज़रूरत है, राइट। अब इनकी कितनी क्वांटिटी अवेलेबल हो तभी आपको नया ऑर्डर प्लेस कर देना पड़ेगा, क्योंकि ये स्केयर्स है, इनका टाइम गैप बहुत ज़्यादा होने वाला है। बाकी को आपने अलग अलग तरीके से क्लासीफाई कर रखा है, डिफ़िकल्ट टू इजी टू प्रोक्योर। तो ये आपके लिए क्या हो गया, इन्वेंट्री को मैनेज कर पाना आपके लिए ईजी हो जाएगा। नेक्स्ट टेक्निक देखते हैं, दैट इज़ FNSD एनालिसिस। FNSD एनालिसिस क्या कहता है, तो इट लुक्स एट क्वांटिटी, कंजम्पशन रेट एंड हाउ ऑफन द आइटम इज इशूड एंड यूज। तो FNSD एनालिसिस के बेसिस पे जब हम इन्वेंट्री को कंट्रोल करते हैं तो ये टेक्निक क्या करती है, ये क्वांटिटी को देखती है कि कितनी क्वांटिटी है, इसको कितना कंज्यूम किया जाता है, प्रोडक्शन में कितना यूज़ किया जाता है, और इसको कितनी जल्दी इशू किया जाता है। जैसे प्रोडक्शन कंपनी जो है आपकी, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बार बार इस आइटम को मंगा रहा है, तो ये बार बार इशू किया जाता है आपके पास से, तो कितनी जल्दी, कितना ऑफन ये इशू होता है आपके यहाँ से, इसका कंजम्पशन रेट कितना ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, ये है ना। एक बार जब यूज़ करने के लिए मंगाया जाता है तो 100 पीसेस यूज़ करने के लिए मंगाया जाता है, तो कंजम्पशन रेट क्या है, कितनी क्वांटिटी होती है, उसके बेसिस पे हम FNSD एनालिसिस करते हैं। तो ये क्या कहता है, फास्ट मूविंग, नॉर्मल मूविंग, स्लो मूविंग और डेड स्टॉक। तो FNSD का ये मूविंग के बेसिस पे, तो इसके बेसिस पे इसको कैटेगराइज करते हैं। जैसे फास्ट मूविंग हो गया, दैट इज F। तो आइटम इन योर इन्वेंट्री स्टॉक दैट आर इशूड और यूज फ्रिक्वेंटली। तो आपके स्टॉक में, आपके इन्वेंट्रीज में वो आइटम जो फ्रिक्वेंटली मंगाया जा रहा है, बार बार इशू किया जा रहा है, उसको हम किस कैटेगरी में रख देंगे, फास्ट मूविंग में। ये बार बार मंगाया जाने वाला आइटम है, ठीक है। तो इसको क्या करना होगा, आपको कंटिन्यूसली चेक करते रहना पड़ेगा इसके लेवल को, क्योंकि ये मटेरियल बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपके लिए, हमेशा इसको मंगाया जाता है, तो इसके लेवल पे आपको बार बार चेकिंग करनी होगी, इस पर कंट्रोल भी बार बार देखना पड़ेगा, कंट्रोलिंग मेजर्स पे ज़्यादा अप्लीकेबल करने पड़ेंगे क्योंकि ये फास्ट मूविंग है, राइट। इसी तरह बात करते हैं किसकी, नॉर्मल मूविंग गुड्स की। तो नॉर्मल मूविंग क्या होता है कि ये रेगुलर बेसिस पे प्रोडक्शन में रेगुलरली यूज़ किया जाता है, बहुत जल्दी जल्दी नहीं कि हमेशा ही इशू किया जाता है, पर रेगुलर बेसिस पे इसका प्रोडक्शन में यूज़ होता है। तो मे बी नीडेड टू बी परचेज एंड स्टोर्स प्रोबेबली वंस और ट्वाइस इन अ ईयर। तो इस तरह के आइटम्स जो होते हैं वो साल में 1 या 2 बार ही परचेज़ किए जाते हैं और स्टोर किए जाते हैं। तो इसको कहते हैं नॉर्मल मूविंग, क्योंकि इसका नॉर्मल प्रोडक्शन में यूज़ होता है, तो इसको 1-2 बार मंगा के आप रख लीजिए आराम से। अब स्लो मूविंग क्या हो जाता है, तो ये क्या कहते हैं, साल में 2 बार या 1 बार आपका, मतलब 2 साल में 1 बार आपका आ जाता है। ये वो क्या था कि 1 साल में 2 बार या 1 बार मंगाया जाता है, ये 2 साल में 1 बार मंगाया जाने वाला है स्लो मूविंग। 1 बार मंगाया, आप रखा रहा है, 1 आध बार ये इस्तेमाल होने वाला है, राइट। तो अब डी क्या हो गया, डेड स्टॉक। तो डेड स्टॉक मतलब जिसका इस्तेमाल होना ही नहीं है, अब है, आ गया, इन्वेंट्री में पड़ा हुआ है, लेकिन अब ये प्रोडक्शन में यूज़ होता ही नहीं है, तो वो आपके लिए क्या हो गया, डेड स्टॉक हो गया। तो आप अपने इन्वेंट्रीज़ को इस तरीके से क्लासीफाई कर लीजिए और उसके हिसाब से कंट्रोलिंग मेजर लगा दीजिए। तो ये सारी टेक्निक्स हो गई जो आपके लिए यूज़फुल होती हैं। इसी तरीके से एक टेक्निक होती है HML एनालिसिस। HML एनालिसिस क्या कहती है, तो इस एनालिसिस में क्या करते हैं, इन्वेंट्री को हम क्लासीफाई करते हैं 3 कैटेगरीज में, और उसका बेसिस क्या होता है, प्रोडक्ट की यूनिट प्राइस। प्रोडक्ट की यूनिट प्राइस में से जो मटेरियल आपने मंगा रखा है या जो प्रोडक्ट, जिस प्रोडक्ट में वो इस्तेमाल होने वाला है, उसकी प्राइस पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। मतलब सपोज़ करिए कि मैं जो भी रॉ मटेरियल हमारे यहाँ पे आते हैं उसकी प्राइस क्या है, उस पर्टिकुलर मटेरियल की प्राइस क्या है, उसके बेसिस पे हम इसको क्लासीफाई करने वाले हैं। तो H मतलब हाई वैल्यू ऑफ इन्वेंट्रीज, जिसकी कॉस्ट ज़्यादा, ये ज़्यादा महंगे आए, ये इन्वेंट्री ज़्यादा महंगी आई है, तो इसको H कैटेगरी में रखिए, क्योंकि महंगी इन्वेंट्रीज है, इस पर कंट्रोल ज़्यादा लगाना पड़ेगा आपको। M मीडियम वैल्यू ऑफ इन्वेंट्रीज, मीडियम कॉस्ट इस पर लगा है। और L आपका क्या है, लो वैल्यू ऑफ इन्वेंट्रीज, इसका खर्चा कम है, मतलब ये कम प्राइस की इन्वेंट्रीज़ हैं। तो इस बेसिस पे, इन्वेंट्री की कॉस्ट के बेसिस पे हम HML एनालिसिस को बाइफरकेट कर लेते हैं, राइट, और उसी के हिसाब से इस पर कंट्रोलिंग मेजर लगा लेते हैं। एक और टेक्निक है SOS एनालिसिस। तो SOS एनालिसिस कैसे है, तो यहाँ पे मटेरियल को जो हम कैटेगराइज करते हैं वो नेचर ऑफ सप्लाई के बेसिस पे, कि सप्लाई के बेसिस का इन द सेंस क्या है कि सीजनल एंड ऑफ सीजनल। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, SOS का मतलब भी यही हुआ, सीजनल एंड ऑफ सीजनल मटेरियल्स, कि सीजनली कौन ज़रूरत रहते हैं तो उनको एक तरह से परचेज़ करके आप रख लोगे, क्योंकि ये सीजनल नेचर के हैं, तो इनको परचेज़ करना, स्टोर करना एक साइड रख लो आपको, और जो ऑफ सीजनल है उनको साइड कर दीजिए आप, क्योंकि इनकी रिक्वायरमेंट बाद में होगी तो इनको बाद में परचेज़ कीजिए, उनको साइड कर देते हैं।
तो इस बेसिस पे भी आप इन्वेंट्री को मेंटेन कर सकते हैं। तो एग्रीकल्चर जो इनपुट्स होते हैं वो इसके बहुत बड़े एग्जांपल्स होते हैं, लाइक ये सीज़न पोटैटोज़ का है, ये सीज़न ग्रीन वेजीज़ का है, ये सीज़न पीज़ वगैरह का है, तो ये आपका क्या है, ये राइस का सीज़न है। तो ये क्या होता है, सीजनल चीज़ें होती हैं, उस तरह से उस मटेरियल को मंगाया जाता है, ऑफ सीजन में उस तरह से मेंटेन करके रखा जाता है। तो दैट इज़ SOS एनालिसिस। तो ये जो है आपकी इन्वेंट्री कंट्रोल की टेक्निक है। एक और इम्पॉर्टेंट टेक्निक है, दैट इज़ गोल्फ एनालिसिस। ये भी एक टेक्निक है जो कि इम्पॉर्टेंट टेक्निक है और कई बार पूछी जाती है। तो बेसिकली देखिए, गोल्फ का मतलब यहाँ पे समझिएगा, ये भी हम सोर्स ऑफ सप्लाई के बेसिस पे ही बाइफरकेट करते हैं। तो जैसे जी का क्या मतलब हो गया, गवर्नमेंट। तो ये वो मटेरियल्स होंगे जो गवर्नमेंट के थ्रू आते होंगे, मतलब जहाँ पे गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट इन्वॉल्व होने की वजह से क्या होता है कि यहाँ इनके आने में लंबा टाइम लगने वाला है, लॉन्ग लीड टाइम लगेगा। तो इसलिए इन मटेरियल को आप एक साइड रखिए, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, तो इसको एक साइड रखिए। उनकी परमिशन लेनी पड़ती है, उनसे चीज़ें होती हैं, उनसे पास होती हैं, तो ये एक साइड रखिए। ओ से क्या हो गया, ऑर्डिनरी। तो इनको मॉडरेट लीड टाइम लगता है, कम टाइम लगता है इनको लेने में। ऑर्डिनरीली ये हो जाती हैं, चीज़ें आती रहती हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इनको एक साइड क्लासीफाई कर दीजिए। फिर आपका गया लोकल। तो इस तरह के मटेरियल लोकली अवेलेबल होता है, मिनिमम लीड टाइम लगता है, कम समय लगता है, और जब आपको ज़रूरत पड़े तभी अवेलेबल है, तो इनको लोकल में रख दीजिए। तो इसका मतलब क्या हो गया, इस पर कम कंट्रोल लगाने की ज़रूरत है। ये जब ज़रूरत पड़ेगी तभी लग जाएगा, तो इसको कम चेक करिए। लेकिन गवर्नमेंट वगैरह वालों को तो बहुत चेक करने की आपको ज़रूरत पड़ेगी, राइट। फॉरेन क्या होता है, लॉन्ग लीड टाइम, हायर नंबर ऑफ फॉर्मेलिटीज़। तो आपको क्लियरेंस के लिए, शिपिंग के लिए बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी पड़ती है। तो जो इंपोर्टेड आइटम्स हैं उनको फॉरेन की तरह से रख लीजिए, फॉरेन कैटेगरी में रख लीजिए, F कैटेगरी में रख लीजिए, क्योंकि ये इंपोर्टेड आइटम्स हैं। तो इसके लिए शिपिंग्स के लिए, क्लियरेंस के लिए, गवर्नमेंट की परमिशंस के लिए बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करेंगे तब आप इंपोर्ट कर पाएंगे। तो इस तरह के आइटम्स को साइड कर लीजिए। मतलब आप जो मटेरियल मंगा रहे हो उसका मार्केट कैसा है, उसके बेसिस पे आपने मटेरियल्स को, अपने स्टॉक्स को बाइफरकेट कर दिया। तो गोल्फ मतलब गवर्नमेंट, ऑर्डिनरी, लोकल एंड फॉरेन। इस बेसिस पे आप इन्वेंट्रीज को बाइफरकेट कर लेंगे, क्लासीफाई कर लेंगे, और उसके बेसिस पे आपको कंट्रोल कर पाना ईजी होगा। जो आपके लिए ईजिली अवेलेबल है उस पर कम कंट्रोल करिए, जो आपके लिए रेयर ऑफ द रेयर होते हैं, ज़रूरत ज़्यादा होती है, बहुत जल्दी यूज़ किए जाते हैं, वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है ना, इस तरह के आइटम्स पे आपको कंट्रोल ज़्यादा रखना पड़ेगा। तो ये सारे टेक्निक्स ने, जितनी भी टेक्निक्स हमने अभी तक डिस्कस की, उन सब में आपको आपके कैटेगरी, आपके मटीरियल्स के, आपके स्टॉक्स को कैटेगराइज कर दिया गया, उसके रिक्वायरमेंट्स, उसकी कंजम्पशंस, उसकी अवेलेबिलिटी, उसके कॉस्ट, इनके बेसिस पे। और जो ज़्यादा वैल्यूएबल रहे हैं, ज़्यादा रिक्वायर्ड रहे हैं, जिसमें ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ लगी, उन पे आपको कंट्रोल ज़्यादा लगाना पड़ेगा। तो ये सारी कुछ इंपॉर्टेंट टेक्निक्स थी जो हमने आपके साथ डिस्कस की है, राइट। इसी में एक और इंपॉर्टेंट टेक्निक जो हमारी बच जाती है, दैट इज़ XYZ एनालिसिस। XYZ एनालिसिस क्या होता है, तो ये वे टू क्लासीफाई इन्वेंट्रीज आइटम अकॉर्डिंग टू द वेरिएबिलिटी ऑफ देयर डिमांड और डिराइव्ड फोरकास्टेड कंजम्पशन। तो XYZ एनालिसिस में जब हम डिवाइड करते हैं इन्वेंट्रीज को, तो ये किस बेसिस पे क्लासीफाई करेंगे कि क्या वेरिएशंस आता है। हमने जो डिमांड फोरकास्ट की, या हमने जो किया कि इतना यूज़ होगा मार्केट में, इतना कंजम्पशन इसकी लगती है प्रोडक्ट्स की, उसमें कितनी वेरिएशन आती है। तो जो ज़्यादा वेरी करेंगे उनको अलग कैटेगरी में, जो कम वेरी करते हैं उनको अलग कैटेगरी में। तो यहाँ पर डिमांड की वेरिएशन के बेसिस पे हम अपने इन्वेंट्रीज, अपने स्टॉक्स को क्लासीफाई करेंगे। एक्स क्या कहता है, वेरी लिटिल वेरिएशंस। तो इस तरह के आइटम्स जो होंगे, इन्वेंट्रीज होंगे, वो स्टडी टर्नओवर के आइटम होंगे। मतलब ये जो फ्यूचर में डिमांड आप फोरकास्ट करते हो बिल्कुल वैसा ही चलता है, इसमें ज़्यादा वेरिएशंस आने की चांसेस नहीं होते। आपने जो एक्सपेक्ट किया उतना ही डिमांड आएगा, उतना ही कंज्यूम किया जाएगा, वैसा ही चलेगा। तो वेरी ऑफन है कि इसको आपको बहुत कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वेरिएशंस भी बहुत कम है। वाई क्या होता है, सम वेरिएशंस। तो इस तरह के आइटम्स जो होते हैं वो स्टडी होते हैं, इसमें डिमांड जो होते हैं वेरी करती है। प्रोडक्ट आपने जो प्रोडक्ट किया उससे थोड़ा वेरिएशंस रहेगा, कंपैरिजन टू एक्स इसमें वेरिएशंस ज़्यादा रहेंगे। लेकिन ये क्या होता है कि जो भी डिमांड में फ्लक्चुएशंस आई है, जो वेरिएशंस आई हैं, वो नॉन फैक्टर की वजह से आती हैं। आपको पता होता है कि ये वेरिएशन आनी ही थी, सीज़न चला गया, या प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल ऐसी है, कॉम्पिटिटर्स का कुछ एक्शंस आया, इकोनॉमिकली कुछ चीज़ें चेंज हुई, तो आप इसकी वेरिएशंस को फोरकास्ट कर चुके थे, आपको पता था कि ये ऐसा वेरिएशंस आएगा। तो इस तरह के आइटम्स को आप वाई कैटेगरी में रखेंगे, और जेड कैटेगरी में किसको रखेंगे, जो मोस्ट वेरिएशन वाले आइटम्स हो जाते हैं, जो मतलब बहुत जल्दी, बहुत स्ट्रांगली फ्लक्चुएट कर गए हैं। तो इस तरह की चीज़ों को आप जेड में रखेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, ये कैजुअल फैक्टर्स की वजह से नहीं वेरिएबल हुए हैं, मतलब वेरिएशन नहीं है, इसकी फोरकास्टिंग इम्पॉसिबल थी, है ना, ये प्रेडिक्टेबल नहीं थी इसके वेरिएशंस। तो इस तरह के आइटम्स को आप जेड कैटेगरी में रख देंगे, इस तरह के मटेरियल्स को आप जेड। तो ये हो गया आपका XYZ एनालिसिस। तो ये पूरी इन्वेंट्री कंट्रोल की टेक्निक्स थी, और JIT को हमने अलग वीडियो में डिस्कस कर लिया है। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।